नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन नहले पे दहला में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस चुनाव में पीएम मोदी ने बीजेपी को खुद कितने नंबर दिए हैं, कोलकाता में कैसा रहा अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन और कहां मोदी के समर्थकों से मिली प्रियंका गांधी। इसके अलावा बात ताजा बंगाल हिंसा की भी, लेकिन सबसे पहले देखिए पीएम मोदी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ इस समय देश के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इसलिए बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट न करते हुए मैं सीधा प्रश्नोत्तर से शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहले तो इतनी गर्मी में आप आज भी आपके 3 अलग अलग राज्यों में 4 अलग अलग रैलियां हैं, उसके अलावा आपका पीएमओ में भी काम चल रहा है, बाकी भी आपकी मीटिंग्स हैं। इन सबके बीच में आईटीवी नेटवर्क से आपने बात करने के लिए समय निकाला, आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और इस लोकतंत्र के उत्सव को जी आगे बढ़ाने में सभी दर्शक भी, सभी मतदाता भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आज देश के किसी भी कोने में चले जाएं, कम से कम पत्रकारों से तो लोग यही सवाल पूछते हैं, चाहे वो एक फॉरेन डिप्लोमेट हो, एक अफसर हो, एक चाय पकौड़ी वाला हो या फिर एक महिला हो, सब लोग यही प्रश्न पूछते हैं। जैसे मुझे पूछा जाता है, आशीष भाई ये बताओ यार कि मोदी वापस आ रहा है कि नहीं, माहौल क्या है। मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आप न केवल इलेक्शन रैली में, इसके पहले भी 5 सालों तक लगातार आप लोगों से जुड़ते रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा शुक्रवार, शनिवार, रविवार गया हो जब आपने लोगों के बीच में न गुजारा हो। आपको पूरा ग्राउंड का अंदाजा है, कितनी आपके हिसाब से आप एक रेंज देते हैं बीजेपी एनडीए को 23 मई को? 200 प्लस, 300 प्लस, 400? आमतौर पर चुनाव उम्मीदवार लड़ते हैं जी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लड़ते हैं, राजनीतिक दल लड़ते हैं, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, अनुभव से कहता हूं, ये चुनाव न मोदी लड़ रहा है, न कोई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, न कोई दल लड़ रहा है जी। ये चुनाव हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है, हिंदुस्तान के लिए लड़ रही है जी, हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रही है जी। और इसलिए इस चुनाव को पुराने किसी भी चुनाव के तराजू से कोई तोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात है, आमतौर पर सरकार के खिलाफ वोटिंग का मूड होता है जी, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि जब प्रो इनकम्बेंसी चुनाव होता है। ये चुनाव सरकार को दोबारा जीत करके लाने के लिए हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। जहां कर नंबर का सवाल है, मैं समझता हूं कि जो लोग मतदान के पहले वेव नहीं है कहते थे, वो धीरे धीरे अंडर करंट स्ट्रांग है ये बोलना शुरू किए हैं और 14 से भी ज्यादा मतदान जब उनको खबर मिलती है जी, तो फिर धीरे धीरे लगता है उनको यार वेव तो है, लेकिन ये कभी हिम्मत नहीं करते हैं कहने की कि नीचे से उनको क्या दिख रहा है। मैं साफ मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी जी, पहले से बहुत बड़ी मात्रा में सीटें जीतेगी, हमारे साथी दल एनडीए भी जी, और अधिक मात्रा में सीटें जीतेंगे और देश के लिए ये बहुत बड़ा, खास करके पॉलिटिकल पंडितों के लिए जी, जिन्होंने 2014 में भी वेव नहीं दिखा था, 2014 में भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिखा था, 2014 में भी वो गठबंधन को होगा तो क्या होगा, 2014 में भी राष्ट्रपति को जाकर के परेशान करते थे, पहले किसको बुलाओगे, क्या करोगे, ये इसी में अपना समय बर्बाद करते थे और सारा उलट हो गया था। 2019 में भी जनता का मिजाज वही है। तब कहते थे कि वेव नहीं है लेकिन सुनामी आ गई थी। वेव हो, सुनामी हो, अंडर करंट हो, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए
देश चुनाव लड़ रहा है। एक ब्रांड मोदी की मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी। 2019 का लोकसभा चुनाव ऐसा लगता है कि या तो मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ है। मोदी ही अपोजिशन के लिए मुद्दा भी है और साथ ही चुनौती भी है। मोदी के साथ में वो अपोजिशन आपसे डरे हुए भी है और हाफ यूनाइटेड भी है। हाउ डू यू सी दिस? एक तो ये आपका बहुत सिंप्लीफिकेशन है। मैं चाहूंगा कि मीडिया ने अपने सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा डिटेल में रिसर्च करना चाहिए। ये चुनाव मोदी नो मोदी का है ही नहीं। ये चुनाव महामिलावटी लोग और जनता के बीच का है। ये चुनाव जनता का उनके प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति का है। ये चुनाव जनता को, देश को नुकसान करने वाले, देश को गड्ढे में ले जाने वालों को सजा देने का चुनाव है। ओके प्रधानमंत्री जी, अभी मैं थोड़ा सा रीजनल की तरफ जाता हूं क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन अब होने वाले हैं। हमने देखा है कि काफी ज्यादा स्थिति गंभीर है ऑन ग्राउंड वेस्ट बंगाल में। वायलेंस काफी हो रहा है। न केवल बीजेपी लीडर्स बल्कि न्यूज़ का क्रू भी अटैक किया गया था। अभी हमारी गाड़ियां तोड़ी गई थी, रिपोर्टर्स, कैमरामैन पे अटैक किए गए थे। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं और विशेष तौर पर जिस तरह से अभी काफी कड़वाहट आ गई है सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में और स्थिति इस तरह से एकदम वायलेंट हो गई है? हाउ डू यू सी दिस एज ए प्राइम मिनिस्टर? देर आए दुरुस्त आए। आप सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। कैसे? वही मैं बताता हूं और ये सुनने आपको बुरा लगेगा। नहीं, आप बोलिए। आप लोग जिम्मेवार हैं। जब तक आपके मीडिया वालों की पिटाई नहीं हुई, आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। ये देश और खुद प्रधानमंत्री 1 साल से कह रहा था कि वहां पंचायत के चुनाव में हिंसा हुई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस देश के मीडिया ने, क्योंकि उनको मोदी से विरोध था, इन बातों को चुप रखा। अगर उस समय उजागर करते और एक दबाव पैदा करते तो लोकतंत्र के रास्ते पर आने के लिए वहां की सरकारी मशीनरी को और वहां के नेता को मजबूर होना पड़ता। आपने वो नहीं किया। लोकसभा के चुनाव के पहले आपको मालूम है, हिंदुस्तान की कई सरकारों के मुख्यमंत्री जब बंगाल के अंदर जा रहे थे जनसभा के लिए, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 महीने पहले की बात। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और बंगाल के लोग दिल्ली में आकर के प्रेस करते रहे, आप लोगों ने ब्लैकआउट किया। और वहां लड़ाई सेंटर और स्टेट की नहीं है। ये सेंटर, ये अभी साइक्लोन आया, तुरंत उसने राज्य को फोन किया, मदद के लिए ऑफर किया। ये झगड़ा राज्य और स्टेट का नहीं है। मेहरबानी करके इस प्रकार से कह करके देश के संविधान का अपमान मत कीजिए, देश की फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान मत कीजिए। ये लड़ाई बंगाल की सरकार, बंगाल की टीएमसी पार्टी, बंगाल की मुख्यमंत्री और उनका स्वभाव और बंगाल की जनता के बीच है। ये लड़ाई बंगाल की जनता और बंगाल की सरकार के बीच की है। भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने निशाना बनाया है। लड़ाई जनता की है। भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए निशान बनाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, और तो सामने से जो हमला आता है वो सीना तान करके बीजेपी के लोग जेल रहे। हम भी साथ में, चाहे वो बाबुल सुप्रियो जी का पर अटैक हो, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर अलाउ नहीं किया जाए, आपकी भी कई रैलियों में ये काम 1 साल पहले होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कह रहा हूं। देर आए दुरुस्त आए, वो भी तब जब आप लोगों की पिटाई शुरू हुई। ये कड़वा सत्य है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए मुझे वोट की चिंता कम है, लोकतंत्र की ज्यादा है। आप मानते हैं आपकी बात। एक और बगल वहीं पे साउथ में राज्य की तरफ जाते हैं। कमल हसन जी का एक लेटेस्ट कमेंट आया है कि अभी वो नए राजनेता में आए हैं, अभिनेता से राजनेता बने हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आतंकवादी एक हिंदू था। आप इसे कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि ऐसा बोलने वालों को आपको पूछना चाहिए? हमने उनको भी पूछा, बिल्कुल उनको लगना चाहिए। मेरे जो संस्कार है और मैं जो हिंदू परंपराओं को जानता हूं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मेरा ज्ञान लिमिटेड हो सकता है, उनका शायद अपार ज्ञान हो। मेरा लिमिटेड ज्ञान ये कहता है कि हिंदू कभी भी आतंकवादी बन नहीं सकता, और अगर आतंकवादी कोई है
तो वो हिंदू हो नहीं सकता। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में आपने कई मुद्दे उठाए हैं, कई सरप्राइज डिसीजन लिए हैं। अगले कुछ 5 साल में अगर आपकी सरकार वापस आती है तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? मैंने मैनिफेस्टो देखा, लेकिन उसके अलावा आप ये अगर बगैर में से वहां निकल जाइए। अच्छा, आई रहे मोदी बाबा। फिर एक बार मोदी सरकार ये देश ने तय कर लिया है। हमने मैनिफेस्टो में जो भी कहा है, एक भी ऊपर है दूसरा नीचे, ऐसा नहीं है। सब पे सब हमारे लिए बहुत ही पवित्र मुद्दे हैं और सभी मुद्दों पर पवित्रतापूर्वक काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मीडिया हिंसा का शिकार नहीं हुई तब तक उसे नहीं लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। कड़वी लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। अहम रात 10 बजे ये पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान जमकर हिंसा हुई। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इसके बाद जबरदस्त आगजनी हुई। दोनों तरफ से पत्थर बरसाए गए। जिस वाहन पर अमित शाह सवार थे उस पर डंडे फेंके गए और इसके बाद बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर रोड शो को रुकवा दिया। पुलिस के मुताबिक कोलकाता में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सामने तृणमूल छात्र परिषद और लेफ्ट विंग के कार्यकर्ताओं ने शाह के खिलाफ नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। साथ ही उनके काफिले पर पत्थरबाजी की गई और इसके बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इससे पहले सड़कों पर लगे शाह और मोदी के पोस्टर्स उतार दिए गए थे। इस बवाल पर बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली, जिसकी वजह से टीएमसी बौखला गई और इसलिए रोड शो को रुकवाने की साजिश की गई। अमित शाह ने बंगाल में लोकतंत्र की इसे हत्या करार दिया है। बंगाल में नए बवाल से बीजेपी नाराज है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने वहां के लोगों से हिंसा का जवाब मतदान से करने की अपील की है। ममता बनर्जी की पार्टी यहां पर कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं और बंगाल की जनता को अपील करता हूं कि अंतिम चरण का जो चुनाव है उसमें हिंसा का जवाब शांति से दे, मतदान से दे और बंगाल में हमेशा के लिए हिंसा की राजनीति को बंद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से एक बार परास्त करना जरूरी है। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का इस मसले पर क्या कहना है वो भी सुनिए। आज कोलकाता में अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके रोड शो में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसकी चेतावनी हमने चुनाव आयोग को फिर से मिलकर दी थी 3 दिन पहले, लेकिन चुनाव आयोग भी गुंडों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। हमने नाम भी दिए और उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये तो बहुत निंदनीय हमला था जिसमें और भी गड़बड़ी करने की उनकी मानसिकता थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहे, इसलिए कोई उल्टा प्रसंग नहीं उपस्थित हुआ। और आज कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रोड शो किया। अमित शाह के इसी रोड शो की तस्वीरों को देखकर विरोधी बौखलाने लगे। जो कोलकाता सुबह से शाम तक केसरिया दिख रहा था, उसी कोलकाता में सांझ ढलते ढलते कोहराम दिखाई दिया। इसे फाइनल राउंड का चुनाव प्रचार कहें या बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा। गाड़ी केसरिया, फूल केसरिया, बैनर पोस्टर केसरिया, गुब्बारे केसरिया, कार्यकर्ताओं के कपड़े केसरिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज पूरा कोलकाता केसरिया हो गया। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो ने ऐसा आकार लिया मानो बीजेपी ने यहां मैदान मार लिया हो। शाम 4:30 बजे मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके से अमित शाह की रैली शुरू हुई।
हाथ जोड़कर शाह ने कोलकाता की जनता का अभिवादन किया। शाह पार्टी के संकल्प रथ में सवार हुए तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। अमित शाह के साथ उसी ट्रक पर उत्तरी कोलकाता के उम्मीदवार राहुल सिन्हा और दक्षिणी कोलकाता से उम्मीदवार चंद्रबाबू बोस मौजूद रहे। शाह के रोड शो में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगते रहे। विवेकानंद भवन तक चले इस रोड शो के दौरान जगह जगह लोगों ने अमित शाह पर पुष्प वर्षा की और शाह ने फूलों की उन पंखुड़ियों को उड़ाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। बताया जाता है कि बीजेपी के इस रोड शो के गवाह लाखों लोग बने। हजारों लोग नाचते गाते नारेबाजी करते रहे तो कई लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर और घर की छतों से बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया। बंगाल की जनता जिस प्रकार से उमड़ी है, ये दिखाई पड़ रहा है कि अब ये दिन बहुत दूर नहीं है कि यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। क्या लगता है ये जन सैलाब देखकर? मैंने कहा ना, यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। अमित शाह के रोड शो में रामायण की झांकी भी थी और मिनी भारत की झलकियां भी। देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों को शाह के रोड शो में पिरोने की कोशिश की गई। बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बाबुल सुप्रियो और एसएस अहलूवालिया भी मौजूद रहे। ये लहर बंगाल में सुनामी में परिवर्तित हो चुकी है। 42 से 42 सीट नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लहर बह रही है। इस बार बंगाल देश की सरकार बनाएगी। कुछ लोग उत्साह में नाचते गाते वोट डालने जा रहे हैं और कुछ लोग चुपचाप वोट डाल रहे हैं। ये चुपचाप वालों की संख्या बहुत है। अमित शाह के रोड शो से पहले पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टर उतारने का वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच भारी बवाल। देखिए, जो प्रजातंत्र के खिलाफ है वो कुछ भी कर ले, बंगाल की जनता को सैल्यूट करना पड़ेगा। इस बार बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बाकी सर शोगरा जो करना है ममता दीदी कर ले। अमित शाह के रोड शो के दौरान भी झड़प की खबर आई। जब शाह का रोड शो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पास से गुजरा तब टीएमसी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। जब ममता बनर्जी अभी पोस्टर उखाड़ रही है, कटआउट तोड़ रही है, हमारा होर्डिंग तोड़ रही है और जय श्री राम करने वालों को जेल भेज रही है, वो एक ही काम करे। अगर गणतंत्र को मानती है कि जनता को अपना वोट देने का अधिकार दे और लोगों को वोट देने दे, अशांति नहीं करे, और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन पता लगेगा कि ममता बनर्जी बंगाल की खाड़ी में तैर रही हैं। आपको बता दें कि बंगाल में अब तक 6 चरणों में मतदान हुआ है और हर चरण में जमकर हिंसा हुई है। बंगाल में इन चुनावों में राजनीतिक घमासान चरम पर है। 7वें चरण में यहाँ की 9 सीटों पर मतदान होना है और बीजेपी ने अब की बार बंगाल विजय को नाक का सवाल बना लिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर विवादित मीम शेयर करने पर गिरफ्तार हुई बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के मीम शेयर नहीं किए जाने चाहिए थे। कोर्ट ने प्रियंका को कहा है कि इसके लिए उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। प्रियंका शर्मा ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला लुक की तस्वीर पर ममता बनर्जी की मॉफ्ड पिक्चर शेयर की थी, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें 10 मई को गिरफ्तार कर लिया था। चुनाव के आखिरी चरण में नेताओं का प्रचार जोरों पर है और पीएम मोदी का विपक्षियों पर हमला भी जारी है। यूपी के बलिया में आज पीएम ने रैली को संबोधित किया और कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं जब वो लोग मुझे गाली नहीं देते। सबके सब हार को सामने देखकर बौखला गए। ये महामिलावट वाले सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती है। ये 6 चरणों के
चुनाव के बाद के माहौल की बौखलाहट है, हार की हताशा साफ साफ दिख रही है। नहले पे दहला में आगे बहुत कुछ खास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ईरान का तेल संकट रोकेगा भारत की रफ्तार। नहले पे दहला रात 9:30 बजे। महंगाई के नीचे हमें कुचलने वालों, याद रखना मैं दिन रात मेहनत करके अपना घर परिवार चलाती हूँ। मैं अपनी गृहस्थी की जान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। दैनिक जरूरतों की चीजों के कम होंगे दाम। कांग्रेस को वोट दे। सना हर्बल डेल्वी रेमडीज का प्रेनो मुकम्मल दिमागी टॉनिक, दिमागी ओवर और ज़हनी फरहत का वादा। ब्रेनो टॉनिक। रस्सा कशी का ये बड़ा मैच महामिलावट की टीम में आगे मेरे को होना चाहिए था। मेरे को होना चाहिए था। खींचने पे ध्यान दो। टीम स्पिरिट कम नजर आ रही है, खींचती चली जा रही है और दूसरी टीम जोरों से खींच रही है और वो खींचती ही चली जा रही है। अरे कम ना करना, ये टपली क्यों मारी? अरे निकालो इसको टीम से यार। ये महामिलावट की टीम जाएगी हार। फिर एक बार मोदी सरकार। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर अब सिर्फ 25 रुपए में। अब बालों में रहे रिच शाइन और रिच कलर। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और एलोवेरा नींबू, जो दे मेरी त्वचा को प्राकृतिक निखार। तेरी नंबर 1 निखार। एक और बात बताऊं, 10 रुपए में सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1। उत्तरी आखिरकार आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर की एंट्री हो गई। मणिशंकर का नाता इस बार भी एक विवाद से जुड़ गया। हालांकि विवाद पुराना है, बस वक्त बदला है। मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर 2 साल पहले दिए अपने बयान को जायज ठहराकर सियासी बयानबाजी को हवा दे दी है और इसके बाद बीजेपी ने मुद्दे को लपककर कांग्रेस को घेर लिया है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। मोदी के लिए जो कहा उस पर कायम हूं। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। मोदी के लिए जो कहा वो एकदम सही था। मैं उल्लू हूं, लेकिन इतना बड़ा उल्लू नहीं हूं। मोदी के लिए जो कहा वही सच साबित हुआ। 2017 में गुजरात चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कहा था, जिसके बाद सियासी तूफान आ गया था। कहा तो यह भी जाता है कि मणिशंकर अय्यर के उस बयान की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ और कांग्रेस की फजीहत। उस वक्त कांग्रेस ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। मणिशंकर अय्यर ने माफी भी मांगी थी, लेकिन 2 साल बाद मणिशंकर अय्यर ने फिर पलटी मारी है। राइजिंग कश्मीर में लिखे एक आर्टिकल के मुताबिक मणिशंकर अय्यर ने अपने पुराने बयान को जायज ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि 23 मई को देश की जनता उन्हें बाहर कर देगी। मोदी भारत में अब तक के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। मुझे याद है कि 7 दिसंबर 2017 को मैंने क्या कहा था। क्या मैं भविष्य वक्ता नहीं था? अब समझिए और सोचिए कि आखिर मणिशंकर के दिल और जुबान में मोदी के लिए कितनी मोहब्बत है। 2 साल तक दिल के दर्द को छिपाए बैठे मणिशंकर अय्यर का दर्द चुनाव के आखिरी चरण से पहले छलक उठा। लेकिन इस बार वो मीडिया के सवालों में फंसने नहीं वाले थे। मोदी के खिलाफ उनके बयान पर जब सवाल पूछा गया तो कहा, उल्लू हूं, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि इस बार फिर फंस जाऊं। जो कहना था वो आर्टिकल में लिख दिया। बयान तो आ चुका है मेरे तरफ से, एक पूरा आर्टिकल है। आप एक पंक्ति उसका चुनकर कहें कि अब इस पर बताइए, मैं तुम्हारे खेल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उल्लू हूँ, लेकिन इतना बड़ा उल्लू नहीं हूँ। दरअसल मोदी को अय्यर ने नीच कहा था, जिसे मोदी ने चुनाव में भुनाने के लिए अपनी जाति से जोड़ लिया था और साथ में पूरी कांग्रेस को लपेट लिया था कि कांग्रेस पिछड़े लोगों को नीच समझती है। इसका सीधा फायदा 2017 में गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में हुआ था। दोनों ही जगह पीछे चल रही बीजेपी मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद फाइट में आ गई थी। गुजरात में बीजेपी की सरकार बन गई और कर्नाटक में बनते बनते रह गई। खैर,
वो चुनाव दूसरा था, इस बार हालात जुदा हैं। लेकिन मोदी इस बार भी अपने ऊपर दिए जा रहे बयानों के जरिए इमोशनल कार्ड खेलने से नहीं चूक रहे। सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पहले ही बैकफुट पर है। अब मणिशंकर अय्यर के लेख से नया बवाल मच गया है। बीजेपी हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस इसे निजी राय बताकर पल्ला झाड़ रही है। देखिए, गाली के मवालियों की महफिल है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो गाली के मवालियों की महफिल है, उसमें एक से एक गाली का मवाली दिखाई पड़ता है। और ये झूठ का झोला और गाली का गोला लेकर के जो हमला किया जाता है, वो ये कोई नया नहीं है। ये तो पूरे 5 साल से यही काम हो रहा है। 5 साल से इसी काम में ये लोग लगे हुए थे। लेकिन जितना भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को गाली दी, जितने भी उनके ऊपर झूठे और अनर्गल आरोप लगाए, उतना ही जनता ने उन्हें प्यार दिया है। मैंने तो आपको स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस इस बात से बिल्कुल किनारा नहीं कर रही कि प्रधानमंत्री ने अपनी बयानबाजी से, अपनी सोच से इस देश की राजनीति का जो कद है और जो गरिमा है, उसको बहुत नीचे गिरा दिया है। इस बात से कांग्रेस पार्टी बुरी सहमत है। मैं आपको बिल्कुल साफ कर रहा हूं। आखिरी चरण में 59 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है। मोदी की जीत यहां से लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन बाकी की सीटों पर मणिशंकर अय्यर के बयान को बीजेपी कितना भुना पाएगी, इसका जवाब 23 मई को मिल जाएगा। फिलहाल बीजेपी सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आखिरी चरण में पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के नीमच में चुनावी सभा की। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी के मीडिया इंटरव्यूज को लेकर तंज किया। उन्होंने पीएम मोदी के आम खाने और बादलों में राडार से प्लेन को बचाने वाले बयानों पर ताना मारा। नरेंद्र मोदी जी के आज इंटरव्यू देखिए, आजकल के इंटरव्यू। नरेंद्र मोदी देश को बताएंगे कि मैं आम को इस प्रकार से खाता हूं, मैं पेड़ पे चढ़कर आम खाता हूं और आम को इस प्रकार से छीलता हूं। फिर नरेंद्र मोदी जी कहते, देखो मेरा कुर्ता देखो, मैंने कुर्ते के स्लीव को काटा। आइडिया आया, कुर्ते के स्लीव को काटा क्योंकि मैं सूटकेस में जगह बनाना चाहता था। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, एयरफोर्स के अफसरों से कहते हैं, एयर चीफ से कहते हैं, फायदा होगा। बादल में, आंधी में, तूफान में रेडार हवाई जहाज को नहीं देख पाएगा। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, जब हिंदुस्तान में बारिश आती है, तूफान आता है, तो फिर क्या पूरे हवाई जहाज रेडार से गायब हो जाते हैं क्या? मध्य प्रदेश के इंदौर में गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। लोगों को लगा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। नारेबाजी देखकर गाड़ी रुकी और फिर जो शख्स बाहर निकला उसे देखकर नारेबाजी करने वाले लोग हैरान रह गए और उसके बर्ताव से तो और भी हैरान हो गए। मोदी 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 कैवलकेड जैसे ही यहां से गुजरा, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। किसी को भी लगेगा कि ये काफिला शायद नरेंद्र मोदी का ही होगा, लेकिन असल में गाड़ियों का ये कारवां उनका नहीं बल्कि उनकी विरोधी का था। मैं मेरी जगह दरअसल इंदौर में प्रियंका के काफिले को बीजेपी समर्थकों ने मोदी का काफिला समझ लिया। अपन को भी रोक लेनी चाहिए थी मोदी जी की गाड़ी। क्या अपन यूं करो? अरे वो गार्ड है। मोदी मोदी यूं करो फिर मैं मेरी जगह असल में स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे बर्ताव की ही जगह होनी चाहिए, जहां विरोधी और विरोधियों के समर्थकों से भी सभ्य बर्ताव किया जाए, दुश्मनी भरा नहीं।
मौजूदा दौर में जब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही चुनावी फैशन बन गया हो, ऐसी घटनाएं सुखद अपवाद हैं। और अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। भारत अपनी ऊर्जा और ईंधन जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल ईरान से खरीदता है, लेकिन अब ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। अमेरिका चाहता है कि भारत समेत कोई भी देश ईरान से कच्चा तेल न खरीदे। क्या ईरान का तेल संकट रोकेगा भारत की रफ्तार, और क्यों अमेरिका दादागिरी पर उतारू है? ये स्पेशल रिपोर्ट। ईरान का तेल संकट रोकेगा भारत की रफ्तार। अमेरिका की दादागिरी का तोड़ निकालेगा भारत। ईरान के तेल पर महासंग्राम। अमेरिका की दादागिरी के बीच ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ भारत पहुंच गए। जरीफ ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कच्चे तेल की खरीदारी और उस पर लगे अमेरिका के बैन पर बातचीत हुई। चुनावी सरगर्मियों के बीच भारत इस गंभीर तेल संकट से निकलने पर काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, सदियों पुराने रिश्ते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ के बीच आपसी रिश्तों के सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय हालातों के बारे में अच्छी चर्चा हुई। दरअसल अमेरिका ने ईरान से कच्चे तेल के आयात के लिए भारत समेत 8 देशों को जो छूट दी थी वो 2 मई को खत्म हो गई। अमेरिकी छूट खत्म होने का मतलब यह है कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीद सकता। अगर भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान से तेल खरीदता है तो अमेरिका भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। कुल मिलाकर ये भारत का सिरदर्द बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि भारत ईरानी तेल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। 2017-18 में भारत ने ईरान से 22.6 मिलियन टन तेल खरीदा था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने इसमें कटौती कर दी और हर महीने 1.25 मिलियन टन की सीमा तय कर दी। लेकिन अब अमेरिका ने इस छूट को भी खत्म कर दिया है। ईरान इसे अमेरिका की दादागिरी कह रहा है। Well, unfortunately, the United States has been escalating the situation unnecessarily. We do not seek escalation, but we have always defended ourselves. ईरान को लेकर ट्रंप बेहद गुस्से में है। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं। दरअसल जुलाई 2015 में ओबामा के कार्यकाल में ईरान और संयुक्त राष्ट्र के बीच ये समझौता हुआ था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा, लेकिन ट्रंप ने ईरान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर इस संधि को तोड़ दिया और उसके बाद से वो हाथ धोकर ईरान के पीछे पड़ गए। ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए ट्रंप ने सबसे पहले उसके तेल निर्यात को बंद कराने का फैसला लिया। ट्रंप ने भारत, चीन, जापान, टर्की, इटली, दक्षिण कोरिया और ताइवान को 6 महीने की छूट दी थी, लेकिन ये छूट 2 मई को खत्म हो गई। ट्रंप खुली धमकी दे चुके हैं कि अब ईरान से जो भी देश कच्चा तेल खरीदेगा वो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप की रणनीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन जरूरतों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, इसीलिए भारत इस संकट से निपटने की तैयारी कर रहा है। ईरान का कच्चा तेल भारत की ऊर्जा और ईंधन जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन ये कच्चा तेल आना बंद हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा? पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी क्या इसका असर होगा? और भारत के पास फिर कौन से विकल्प बचेंगे? ये रिपोर्ट। अमेरिका की दादागिरी का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। भारत ईरान से जो कच्चा तेल खरीदता है उससे भारत की ऊर्जा और ईंधन की जरूरत पूरी होती है। साथ ही ईरान से भारत रुपए में कारोबार भी करता है, यानी भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना ज्यादा फायदेमंद है। वहीं से यह रिस्ट्रिक्शन लग गया है, नियंत्रण लग गया है कि हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो बढ़ता हुआ अमेरिकन सैंक्शन कर देंगे। यहाँ ये बहुत अजीब बात है कि वो हर चीज पर जो पसंद नहीं करते अमेरिका चाहता है कि सैंक्शन करे, लेकिन वो ईरान के विदेश मंत्री अभी आए हुए हैं यहाँ अब ये इन दिनों, तो मेरे ख्याल से वो उनका और हमारे सरकार के बीच में जो बातचीत होगी उससे कुछ निकल आए। ईरान का कच्चा तेल सबसे सस्ता पड़ता है, ऐसे में अगर भारत ईरान के अलावा किसी दूसरे देश से तेल खरीदेगा तो जाहिर है वहां से तेल मंगाने की लागत बढ़ जाएगी।
लागत बढ़ने का मतलब है भारत का राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा और असर होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। कीमतें बढ़ जाएंगी, ऑयल का, पेट्रोल का, ऑयल का, सबका। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बैन के बाद ईरान से आने वाले तेल में कमी जरूर महसूस होगी, और ऐसा नहीं है कि तेल की आपूर्ति नहीं हो सकती। सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से तेल मंगाया जा सकता है, यानी कि तेल की कीमत जरूर बढ़ेगी पर तेल की कमी नहीं होने वाली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के चले जाने से भारत के बाजार में सप्लाई की जो कमी होगी उसे बाकी देश भरने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब और कतर जैसे देश अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो बाजार में सप्लाई ज्यादा होने लगेगी, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन अमेरिकी बैन का असर भारत पर तात्कालिक तौर पर पड़ेगा। रुपए में गिरावट हो सकती है, घाटा बढ़ सकता है और बाजार में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अमेरिका की दादागिरी इसलिए भी हावी है क्योंकि जिस बैंकिंग प्रणाली से भुगतान होता है उस पे अमेरिका का नियंत्रण है। इससे निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन ने इंस्टेक्स नाम की एक संस्था बनाई है, जिससे कि यूरोप और ईरान सीधे सीधे कारोबार कर सकता है। कुछ ऐसी ही कोशिशें चीन ने भी की। चीन युआन में कारोबार करता है और कुछ हद तक भारत भी रुपए में व्यापार कर रहा है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। अर्थशास्त्र का नियम यही कहता है कि दोनों देश अपना पूरा कारोबार रुपए में तभी कर सकते हैं जब दोनों के बीच व्यापार संतुलन हो, यानी जितना माल आए उतनी ही कीमत का माल ईरान को भी जाता हो। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। और जगह से ला सकता है, अमेरिका से, कनाडा से, रूस से, ऐसे वेनेजुएला से आता था, वहां उसको सैंक्शन कर दिया अमेरिकन ने, और नाइजीरिया से। लेकिन कीमत अमेरिका से कीमत बहुत ज्यादा है, उनकी कीमत। भारत और ईरान में सदियों पुराने रिश्ते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों के मुताबिक तेल दोनों के बीच बड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन इससे रिश्तों में खटास नहीं आएगी। Well, India is one of our most important partners, both economic partner, political partner, and regional partners. We have regular consultations with India on various issues. भारत ने ईरान में काफी निवेश भी किया है। चाबार बंदरगाह दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को दिखाता है, लेकिन अमेरिका की एंट्री से भारत पर दबाव जरूर बढ़ गया है। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ खड़ा रहा है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को भी अमेरिका ने यूएन में ग्लोबल आतंकी घोषित कराने में भारत की मदद की थी। अब ट्रंप चाहते हैं कि इस दोस्ती के बदले भारत ईरान से अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म कर ले, लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि दोस्ती में नियम और शर्तें कहां लागू होती हैं। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन के विवादित बयान के बाद काफी बवाल है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और इसे देखते हुए कमल हासन के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। इस बीच कमल हासन के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका डाली गई है, जिसमें कमल हासन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट में अर्जी हिंदू सेना की तरफ से डाली गई है, जिस पर 16 मई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में कमल हासन ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर बयान दिया था, जिसमें कमल हासन ने गोडसे को आजाद भारत का पहला हिंदू अतिवादी बताया था। इस बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया था। அவர் பெயர் நாத்துராம் கோட்சே. அங்கு துவங்குகிறது அது. நான் காந்தியின் மானசீக கொள்ளு பேரன். அந்த கொலைக்கு கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறேன் நான் என்று அப்படி நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது சமரச இந்தியாவாக, சமமான இந்தியாவாக, நான் சொன்னேன் அந்த மூவர்ண கொடியில் மூவர்ணங்களும் அப்படியே இருக்கும் ஒரு இந்தியாவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நல்ல இந்தியர்களின் ஆசை. நான் நல்ல இந்திய 11 मई की रात दिल्ली के मोतीनगर में जो हैवानियत हुई वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। यहाँ एक लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने उसके पिता और भाई को चाकुओं से गोद डाला। पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि भाई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। तारीख 11 मई शनिवार, समय रात के 1:30 बजे, इलाका दिल्ली का मोतीनगर। चुनाव से ठीक एक दिन पहले एक पिता अपनी बीमार बेटी को देर रात अस्पताल से लेकर लौट रहा था। घर के नजदीक पहुंचते ही कुछ नशेड़ियों ने लड़की पर फप्तियां कसी। बेटी को घर छोड़कर पिता वापस लौटा और उन लड़कों को समझाने की कोशिश करने लगा
लेकिन नशे में धुत बदमाशों ने उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया। बीच बचाव करने आया बेटा भी जख्मी हो गया। अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई, जबकि भाई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उनको सिर्फ ये बोलना भारी पड़ गया है कि मेरी बेटी से छेड़छाड़ मत करो। उन्होंने उसके ऊपर चाकुओं से जानलेवा हमला करा और उनके ऊपर भी, और उनका बेटा अनमोल बचाना है, उनके ऊपर जानलेवा हमला, जिसके कारण कि उनका आज 11 बजे देहांत हो गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आनन फानन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपी बाप और बेटे हैं, जबकि 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। यहाँ पर ही वो रहा करते थे और जब रात के वक्त वो लौट रहे थे तो उसी दौरान ये पूरी घटना हुई। बदमाश लोगों ने न सिर्फ हाथापाई की बल्कि चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले भी कर दिए। इतना ही नहीं, जब उस शख्स का बेटा यहाँ पर उनको बचाने के लिए आया तो उस पर भी कई बार वार किए गए। मामला क्योंकि अलग अलग समुदायों से जुड़ा था, लिहाजा घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। बहुत बड़ी साजिश समझ लो, या इस एरिया में इतना गंद बचा हुआ है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, स्मैक पीते हैं, पता नहीं क्या क्या गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे। अब वो रात को 8-9 बजे के बाद जो है एक्टिव हो जाते हैं। कहते हैं देश की राजधानी दिल्ली 24 घंटे जागती और दौड़ती है, लेकिन जब इस तरह की शर्मनाक घटनाएं सामने आती हैं तो पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी मेगा सोसाइटी की। बाइक सवार तेजी से पार्किंग से बाहर निकलता है और तभी दूसरी तरफ से आ रही कार से उसकी जबरदस्त टक्कर हो जाती है। बाइक सवार उछलकर दूसरी तरफ जा गिरता है और उसकी बाइक कार के सामने आ जाती है। तभी आसपास मौजूद लोग शख्स को उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो व्यक्ति उठता है और कुछ लंगड़ाता हुआ कार की तरफ जाता है। एक्सीडेंट की वारदात पार्किंग के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शुक्र है कि मोटरसाइकिल से छिटक कर ये व्यक्ति दूर जा गिरा। हालांकि इसके पैर में चोट लगी है और वो लंगड़ाता हुआ कार के पास जाकर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इतनी तेजी से पार्किंग से निकालकर वो गाड़ी को चला रहा व्यक्ति कहां ले जाने वाला था और क्यों उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि यहां इस रफ्तार में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। आप देख रहे हैं नहले पे दहला, यहां एक छोटा सा ब्रेक।